नीलम गुप्ता जी, आज की मुख्य अतिथि थी नीलम गुप्ता जी, जो लखनऊ से हैं। सदन में थोड़ा सा देख लेंगे और आ गई होंगी तो आ चुकी है। मैं रंजना बहन जी से निवेदन करूंगा कि उनको कृपया ससम्मान आमंत्रित करने का कष्ट करें और आगे का संचालन भी करने का कष्ट करें। ओम। मतलब हीरालाल जी छोड़ के क्यों भाग रहे हो? भाग नहीं रहे हैं, सम्मान दे रहा हूं मैं बहन जी को। है सम्मान उनका। आप जो है अगर कह दिया है कि आपको संचालन करना है तो करना है। तो आज के योग का आगे के सत्र के लिए प्रभाव देखिए, बच्चे लोग मैं देखिए कैसे निवेदन पढ़ रहे करूंगा हैं। आज की मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीलम गुप्ता जी को कि वो आए और आगे के जो कार्यक्रम है चेतना शक्ति से स्वावलंबन जो आपका संस्थान है उस संबंध में जैविक खेती, योगाहार, अन्य जो भी से जुड़ा हुआ विषय है कृपया करने का कष्ट करें। ओम। हाँ जी, माइक बंद है आपका, माइक खोल दो। अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट है अभी। रंजना जी की यहाँ शादी है, शादी समारोह में है वो, इसलिए हीरालाल जी आप करते रहिएगा, वो नहीं कर पाएंगे संचालन। हाँ। और ये जुड़ी तो नीलम गुप्ता जी, डॉक्टर नीलम जी जुड़ी तो है। उनका माइक म्यूट आ रहा है, माइक माइक नहीं खुल रहा है शायद उनका। अनम्यूट करना पड़ेगा, अब वो अभी नहीं हुआ है। नीलम दीदी जी, आप माइक को कोई बच्चा से घर में बच्चा से अनम्यूट करवाइए, चालू करवा लीजिए। आप देखिए आपका माइक चालू नहीं है। जो जो आदरणीय डॉक्टर नीलम जी, चार आपको सामने मोबाइल में चार बिंदी दिख रही है, एक लाल, एक वीडियो कैमरा जैसा और एक दीपक जैसे। जो दीपक जैसी दिख रही है उसको छुआ दे मुझे। हीरालाल जी आप म्यूट कर लें। जी धन्यवाद। बीच में एक बिंदु है, जैसी ज्योति जलती है दीपक की ज्योति, उस प्रकार की वो एक ज्योति दिख रही है। हाथ, ऐसा हाथ है, हाथ के बगल में, निशान के बगल में दो इस तरफ छोड़ दें, दो इस तरफ, बीच वाली को दबा, उसको छुआ दें मुझे। आप अनम्यूट हो जाएंगे। जी स्वागत है आपका। आज की हमारे योगाचार्य डॉक्टर नीलम जी आ गई हैं और उन्होंने अनम्यूट भी कर लिया है। उनको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रणाम एवरीवन, प्रणाम एवरीवन। और हम लोग तो स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, स्वावलंबन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी हमारी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। जी जी। तो हम लोग स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं लगभग 10 वर्षों से, स्वावलंबन पे ही काम कर रहे हैं। जी जी। तो आज हमारा पहला दिन है, बोलने का भी बात करने का भी पहला ही दिन है। हमें कोई अनुभव नहीं है ज्यादा, तो बस काम करने का थोड़ा अनुभव तो है, काम तो करते रहते हैं लेकिन बोलने का अनुभव नहीं है। जी 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 जी। और हाँ, सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं। जी काम बोलता है, काम बोलता है। जी काम जी बोलेगा। जी। तो सबसे पहले गुरु का ध्यान कर लेते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार हम सभी लोग हमारे साथ गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आज तो मैं अपना परिचय, अशोक जी जी म्यूट कर ले प्लीज। जी जी, आज तो मैं अशोक अपना जी परिचय ही दूंगी। जी जी हाँ। 10 वर्षों पहले, वैसे तो मैं तो एक घरेलू महिला थी, अपने मिशन से जुड़ा हुआ काम किया करती थी, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी इच्छा थी कि मैं पीएचडी करूं। बचपन से ही बड़ा मन था मैं पीएचडी करूं इकोनॉमिक्स में। तो ऐसा मौका मिला, तो मुझे पीएचडी करने का मौका मिला। तो उसी के संबंध में मैं शांति कुंज हरिद्वार गई हुई थी। तो वहां जब मैं गई तो मैंने, क्योंकि मैंने गुरुदेव का साहित्य, आचार्य श्री राम शर्मा जी का साहित्य काफी पढ़ा हुआ था, तो उसमें मुझे था कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। तो उनका एक वाङ्मय था कि राष्ट्र को समर्थ कैसे बने, राष्ट्र समर्थ हमारा कैसे बने। उस वाङ्मय थोड़ा, तो मैं गई वहां जब, तो उन्होंने हमको सॉलोमन स्टाइल पे भेज दिया, बोले आप बहन जी वहां जाइए, वहां आपको थीसिस के लिए हमको चाहिए था स्वावलंबन पर, के टॉपिक हमारा था उत्तर प्रदेश को लघु उद्योग के माध्यम से कैसे समर्थ बनाया जाए, रोजगार कैसे सृजन हो, ये हमारा टॉपिक था। जब मैं वहां गई तो मैंने लोगों को काम करते हुए देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां छोटे छोटे काम हो रहे थे, जैसे ये आपका मुंह बनाना था, बाम बनाना था, ये चीजें छोटे छोटे वहां कई बच्चे बना रहे थे। और ये था कि समय दान करेंगे, तो समय दान में हमारा बड़ी रुचि थी कि मैं भी अपना समय जो है समाज के लिए खर्च करूं। तो फिर मैंने उसको वहां आने के बाद मैंने उन लोगों से बात की, तो बोले नहीं, आपकी जब ये थीसिस पूरी हो जाए पीएचडी का, तो फिर आइएगा आप, फिर आप हम आपको सिखाएंगे। तो हम लोग उसके बाद में जब थीसिस ये हमारी पीएचडी पूरी हो गई, तब फिर वहां हम गए 10 दिनों के लिए। हम लोगों ने वहां ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद में जब फिर हम लोग लखनऊ आए 10 बहनों ने, तब फिर हम लोगों ने इस पे काम पे शुरुआत किया। हाँ हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? जी जी जी, बोलती रहे आप बहन हाँ जी। जी जी। तो फिर वहां से हम लोग वापस लखनऊ आए, तब फिर हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। तो 10 बहनें थे जब हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग 2-3 बहनों ने शुरुआत किया काम को जब शुरुआत किया, उत्पाद बने तो बहुत अच्छा लगा। अब ये जब उत्पादों को हम लोगों ने बनाया, अब ये हो कि क्या करें इसको। तो बना के पहले तो बहनों को हम लोगों ने वितरित किया, फिर कुछ उत्पादों को बना के हम शांति कुंज पुनः गए उनके पास में, फिर लेके गए, देखिए हम लोगों ने ये बनाया, तो बोले आपका तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो फिर शैलजी जी और डॉक्टर साहब से सबसे मिले, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। फिर हम लोग थोड़ा वापस आ गए वहां से। उसके बाद में, क्योंकि हमारा मन था 45 दिन का स्वावलंबन का एक और कोर्स कर लूं, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो हमको वापस आना पड़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ से काम शुरू किया। इसी बीच मालूम हुआ कि इसी मैप में भी ये सिखाते हैं सब, तो वहां जाना चाहिए। वहां हम लोग गए तो वहां पे अगरबत्ती की ट्रेनिंग चल रही थी। वहां हम लोगों ने अगरबत्ती की ट्रेनिंग ली, और लेने के बाद में किसान मेला लगना था वहां पर, तो हमने उनको अपने उत्पाद भी दिखाए और ये कहा कि ऐसा है कि सर हम लोगों को भी थोड़ा इसको, हम लोग अपना सामान लगा सकते हैं वहां पे किसान मेला में। तो उन्होंने कहा नहीं, केवल हम अगरबत्ती और धूपबत्ती की आपको छूट देते। तो हमारी बहनों ने वहां पे फिर स्टॉल लगाया धूपबत्ती अगरबत्ती का। और वो जो स्टॉल लगाया, तो उसमें क्या था कि एक दो बच्चे ऐसे आ गए जो कहने मुझे मुझसे मच्छर अगरबत्ती स्पेशल थी, जो मच्छर जो भगाती थी। हम लोग नीम से बनाते थे उसको। तो नीम और गेंदे के फूल से बनाते थे, तो उससे मच्छर भागता था। तो हम लोगों ने बनाई, तो वो जब एक लड़का जो था उसने देखा, उसने कहा नहीं मुझे तो ये ट्रेनिंग लेनी है। इस तरीके से हमारे केंद्र पे एक ये ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू हो गई सबको देने के लिए। वो एक पहला हम लोगों का बहुत अच्छा अनुभव था। तो इस तरीके से हम लोगों ने करीब 30-40 प्रोडक्ट धीरे धीरे करके, इस तरीके से 30-40 प्रोडक्ट बनाना शुरू किए हम लोग। अब ये सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन चीजों को कहाँ रखा जाए, कहाँ अब कोई भी चीज इकट्ठा हो जाए तो उसको ये तो होता है कि इसको कैसे बिक्री हो, इसका क्या हो। तब हम लोगों ने स्टॉल लगाना शुरू किया, जगह जगह पे स्टॉल शुरू किए लगाना। जैसे कहीं 5 कुंडी है, या कहीं प्रज्ञा पुराण हो रहा है, कहीं ऐसे धार्मिक स्थलों में इस स्टॉलों को लगाना शुरू किया। तो इस तरीके से एक माहौल बना और महिलाओं ने काम करना शुरू किया। लेकिन अभी हम लोग उसी स्तर पे नहीं पहुंच पाए हैं कि हम इस चीज को, क्योंकि मन में तो एक पीड़ा रहती है,
जैसे आचार्य श्री का कहना था, जब उन्होंने निर्माण योजना की बात की तो उन्होंने 3 भागों में इसको बांट दिया था। एक तो विचार का अभियान से समाज में फैले हुए अज्ञान को दूर करना है, जैसे कुरीतियां हैं, तमाम प्रकार की ऐसी कुरीतियां हैं जिनको हम लोग अपनाए हुए, परंपराएं अपनाए हुए, जबकि वो आज के समय में उनका कोई मतलब नहीं है। और उसको क्या है, यज्ञ के माध्यम से, दीपे के माध्यम से, और आचार्य जी ने जो 3200 पुस्तकें लिखी उन विचार को माध्यम से इसको फैलाया गया, प्रचार किया गया। लेकिन दूसरा नंबर था जो समाज में अभाव है, जैसे आजकल बच्चों को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तो ये आचार्य श्री का था कि इसके लिए जो है रचनात्मक कार्य करने पड़ेंगे। अब आज के समय में देखिए कि व्यक्तियों के पास समय तो है, ढेरों समय हम लोग गपशप में खर्च कर देते हैं, लेकिन रचनात्मक प्रयास में हम लोग मौन रहते हैं और छोटे काम करने में हम लोगों को शर्म महसूस होती है। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो इसीलिए हम लोगों ने जब ये चीज शुरू की तो इस चीज को सबसे पहले सामने रखा कि हम कहीं भी लगा के हम 2-4 बहने बैठे लोग हम लोगों को देखें कि हाँ ये लोग बैठ सकती है, कर सकते, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ये प्रयास हम लोगों का यही रहा कि इस तरीके से काम को करना शुरू किया। होते होते हम लोगों का फिर ये समझ लीजिए कि जब 5 साल का कार्यक्रम ये हो गया, लगभग 5 वर्ष हो गया हम लोग को करते हुए, उसके बाद में फिर हम लोग कहे कि क्या करना चाहिए, कैसे हो मिशन। तब हम लोगों ने मिशन से बाहर भी निकलना शुरू किया। मिशन की भी एक सीमा है और मिशन के लोगों को इसमें नहीं ज्यादा रुचि ले पा रहे थे, तो उसके फिर आगे हम लोग जहां भी हो, राजभवन हो, सरस महोत्सव हो या सरकारी जितने भी कार्यक्रम होते थे उन पे हम लोग पार्टिसिपेट लेना शुरू किया। उससे हम लोगों के पास बच्चों की थोड़ी संख्या तो बढ़ी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में, शहरों में तो सब संपन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन हमारे गांव जो है अभी बहुत ही वहां पे समस्याएं हैं। वहां पे अगर कोई बनाना बेचा है, उस चीज को कैसे बेचे, कैसे मार्केटिंग करे। गांव वाला भी जो सोचता है कि हम बनाए तो हम शहर में लेके आए, और शहर में पहले से ही प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल विज्ञापनों का जमाना है। जो चीज विज्ञापन में दिख रही, बच्चे विज्ञापन देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो विज्ञापन में है तो वो विज्ञापन वाली चीज लेंगे। हम लोग सॉस बनाए तो क्यों लेंगे, वो कहेंगे हम किसान वाला लेंगे। तो अब ये ऐसी परिपाटी हो गई कि व्यक्ति उस चीज को नहीं शुद्ध मानता। ये जो एड पे आ रहा वो चीज बच्चे भी कहते हैं कि नहीं हमको यही चाहिए। हम लोग अगर पे बनाए, स्क्वैश बनाए, तो उसको वो लोग उतना नहीं पसंद करते हैं जितना कि वो एड पे आई हुई चीज, या उसमें वो लोग क्या मिलाते हैं हम लोग तो नहीं जानते, उसमें क्या है, उसमें क्या सब स्वाद आ रहा है, तो उस स्वाद को वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यही है जो हम लोग बना रहे चीज वो ज्यादा शुद्ध है। तो इस पे काम करना चाहिए, और इस पे काम कैसे विस्तार हो, इस पे थोड़ी सी एक रणनीति बनाने की जरूरत भी है। प्रत्येक व्यक्ति को इस पे आना चाहिए, क्योंकि अब नौकरियां तो इतनी है नहीं कि हर व्यक्ति को नौकरी मिल ही जाएगी। क्योंकि खेती एक ऐसी चीज है, खेती के साथ में भी आपको कुछ ना कुछ आपका एक लघु उद्योग होना चाहिए, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा उद्योग हो, और हर व्यक्ति को काम होना चाहिए, कोई भी है घर में हो। इससे एक फायदा ये है कि जो बैठा है, जो घर में है, तो वो स्वस्थ भी रहेगा। आजकल एकाकी एक परिवार हो गया है, अकेला बैठा आदमी थोड़ा बोर भी होता है। एक समूह बने, समूह के बीच में काम हो, तो उसमें एक ऐसी बात आती है कि हम लोग उस चीज को पसंद भी करते हैं। जरा हंस हंस बोल के उस चीज को हम लोग अगर एक समूह 5 लोगों का बनता है तो अलग अलग वैरायटी उसमें आ जाती है। किसी में कोई चीज इंटरेस्ट होता है, किसी में कोई चीज इंटरेस्ट होता है, किसी में कोई चीज का इंटरेस्ट होता है। तो ये है, ये आज हमारा आज ये पहला दिन है। अब इसके आगे क्या अब अपनी बात यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ज्यादा अब तो नहीं बोल पाएंगे। और आप लोग बताइए इसमें क्या हम कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो? हीरालाल जी कहाँ हैं? चलिए, बहुत सुंदर आपने आदरणीय डॉक्टर साहब में अपना स्वावलंबन के ऊपर अपना मार्गदर्शन दिया है। तो आप जब हरिद्वार शांति कुंज में गुरु जी के आश्रम में पहुंची, तो आपके मन में स्वावलंबन का कैसे विचार आया कि इस दिशा में हमें काम करना है?
नहीं वो मैं जब पहुंची थी, वैसे तो मैं काफी पहले से जुड़ी थी। मैं उस समय पीएचडी के दौरान गई थी। पीएचडी में थीसिस के दौरान हमको उसमें टॉपिक था हमारा स्वावलंबन ही था, लघु उद्योग था। तो ये था कि हमको वहां पे टॉपिक मिलेगा, इस आधार पर मैं वहां गई थी। तो तब मुझे विश्वविद्यालय भेजा गया वहां स्वावलंबन विभाग। तब मेरा परिचय हुआ स्वावलंबन से। लघु उद्योग पे टॉपिक हमारा था। तो उसी पे हमको थोड़े टॉपिक चाहिए था, कुछ क्या लिखना है उस विषय में, लघु उद्योग के विषय में। जी जी। तो अभी जब आपने लघु उद्योग के लिए आपने पीएचडी की उस पर और आपने सीखा जाना, अभी वर्तमान में आपका क्या चल रहा है? अभी वर्तमान में तो हमने एक केंद्र बना रखा है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसी पे काम मतलब करीब 30-40 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। बस वही बिक्री का हम लोगों का वही है, स्टॉल ही लगाना होता है अभी तक भी हम लोगों का ऐसे ही चले, क्योंकि हम लोग जैसे अभी ये नहीं कि 2 चीजों का हमने, जैसे च्यवनप्राश और एक पाचक चूर्ण हमारा बनता है, उसका तो हमने वेरीफाई कराया, वो कराया है, ये जो जांच वगैरह होती जो नहीं है सरकारी, ये कि इसको हम कहीं भी कर सकते। लेकिन अभी हमने कई दुकानों पे नहीं रखाया है कोई भी सामान। अपना ही एक हमारी शॉप भी है छोटी सी, हाँ उस पे ही सामान रखा रहता, उसी पे लोग आते हैं, उनको दिखाते हैं इस तरीके से। आपने जो इनको बहनों को इससे रोजगार मिलता है, और बहनें सिर्फ महिलाएं काम करती हैं, पुरुष काम करते हैं? नहीं काम तो महिलाएं ही करती हम लोग हैं, और कोई अभी महिलाएं कोई ऐसी नहीं जिनकी बड़ी नीड हो कि हमको पैसा चाहिए। अभी सब एक मतलब एक परोपकार की दृष्टि से ही सारा काम हो रहा है। अभी कुछ महिलाएं ऐसी जुड़े कि हाँ हमको इससे आमदनी भी करनी है, और तो उसमें ज्यादा प्रयास हो, लेकिन अभी महिला उतना प्रयास नहीं कर पा रही। कोई ग्रुप वगैरह बनाया आपने क्या? हाँ ग्रुप बनाया है, 2 ग्रुप हमारे बने हैं। हाँ 2 ग्रुप बने हुए हैं, और लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है उन कामों से। बहरहाल वही समस्या उन लोगों के सामने आती है कि अपना सामान हम लोग कहाँ बिक्री करें, और या तो उतना मेहनत ही नहीं कर पा रही, दोनों बातें हैं। व्यक्ति जब मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ता निकलता है। आपको पीएचडी आपने कंप्लीट कर ली अपनी, हाँ हाँ पीएचडी पीएचडी से आपको क्या अनुभव हुआ है, या आप क्या महसूस करती हैं पीएचडी करने के बाद? पीएचडी तो हमारा एक शौक था, वही शौक हमने पूरा किया अपना, और उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं था। मतलब एक शौक था कि हमको ये करनी है, शुरू से बचपन से ही था। कोई और आर्थिक कोई ऐसी समस्या हमारे सामने थी नहीं, बस ये पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक ज्यादा था, ये रहा। जी कोई हमको, जबकि पीएचडी के दौरान हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमसे पूछा भी आप क्यों करना चाह रही, तो हमने कहा हमें नौकरी नहीं करनी, बस हमें करना है, बस इतना हमें मालूम। मतलब पीएचडी कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है? हाँ हाँ किसी भी उम्र कर सकता है। जी जी कितना समय लगता है पीएचडी करने में? कम से कम 3 साल का समय तो लगता है। 3 साल का समय लगता है। चलिए बहुत जी सुंदर। आदरणीय ओंकारनाथ जी का हैंड रेज है, जी जी उनका स्वागत है। जी ओंकारनाथ जी। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अ, जी अभी हम लोग मुनीलाल भैया जी अभी बता दें कि अभी सीमेप में ट्रेनिंग लेने के लिए हम गए थे, और जी मेरा 3 बार ट्रेनिंग हो चुका सीमेप में। 3 बार, एक बार हर्बल जी एरोमेटिक प्लांट का जो वहाँ ट्रेनिंग होता है सीमेप लखनऊ, जो जी केंद्रीय संस्थान है एरोमेटिक हम्म, हर्बल का। तो फर्स्ट में हर्बल पर ट्रेनिंग लिए थे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग लिए। तीसरा बार फिर हम लोग मार्केटिंग का फिर ट्रेनिंग लिए, कैसे कैसे जी आगे बढ़ना है। तो जी नीलम दीदी के साथ वहीं पर हमारा मुलाकात हुआ, और हमारे साथ भी ट्रेनिंग ली थी, और भी बहनें थी और भाई लोग थे, करीब 40-50 की संख्या था। तो इनका काम, आपका काम देखे नीलम दीदी, तो हम बहुत प्रभावित हुए। बहुत सुंदर आपका कार्य हो रहा है, और बहुत तरह का प्रोडक्ट आप बना रही हैं। तो आज का जरूरत यही है कि हम लोग को एक स्वावलंबन की दिशा में बढ़ना है, और हमारे केंद्र सरकार का भी यही प्रयास है कि हम कैसे स्वावलंबन बढ़ाएं, कैसे रोजगार बढ़ाएं। नौकरी की संख्या सीमित है, तो आपका कार्य बहुत ही सुंदर है, महिलाओं को प्रेरणा का स्रोत है। और इससे महिलाएं गांव में जो रहती हैं वो प्रशिक्षण लेके अच्छा काम कर सकती हैं घर गांव गांव में। और गांव के महिलाओं में ज्यादा थोड़ा सा आर्थिक तंगी ज्यादा होता है, लेकिन अभी समस्या झिझक उनके है कि हम कैसे प्रशिक्षण लें, कैसे उसका मार्केटिंग करें, कहाँ से मशीन मंगाएं, कहाँ बेचे, इस तरह के बहुत तरीके की समस्याएं होती है। तो आपने सिद्ध करके दिखला दिया कि कैसे
प्रशिक्षण लेना है, कैसे प्रोसेसिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, आपने सिद्ध कर दिया है। और आपसे प्रेरणा लेकर के देश की बहनें महिलाएं आपसे प्रशिक्षित होकर इस आपका अनुसरण करके बढ़ सकती हैं महिलाएं। तो जी जी आगे का क्या आपका योजना है, आप कैसे इसका और विस्तार देना चाहते हैं? और जी गायत्री परिवार का भी तो ये मकसद है कि लोगों में एक स्वावलंबन बढ़ाना है, लोग जागरूक करना है। तो आप इसको कैसे काम बढ़ाना चाहती हैं, और आपके अभी ग्रुप में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी जी और क्या आगे की क्या योजना है, कैसे इसको विस्तार देना चाहते हैं, जी जी कैसे बढ़े, हम हमारा लोग क्या सहयोग कर सकते हैं इसमें? जी 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 हमारा प्रयास ये है कि हम गांव की महिलाओं को जो रोजमर्रा में चीजें आने वाली हैं, जैसे साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, लिक्विड सोप है, मंजन है, जो खराब होने वाली चीजें नहीं है। क्योंकि महिलाएं गांव में महिलाएं अचार वगैरह तो बना लेती हैं, वहां कोई अचार का मतलब भी नहीं है कि हाँ वो कहाँ बिक्री करेंगी। तो इन चीजों के माध्यम से उनको सिखाया जाए, और सिखाने के बाद में वो लोग अपने आसपास की, जैसे हर महिला के साथ में 7-5 परिवार जुड़े ही होते हैं, नाते रिश्तेदार जुड़े होते हैं। तो जैसे अगर उन्होंने साबुन बनाया, वॉशिंग पाउडर बनाया, लिक्विड सोप बनाया, तो अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने आसपास के लोगों में भी उसको इस्तेमाल के लिए दे सकती हैं, उसको बेच भी सकती है, अपने नाते रिश्तेदारों में भी इस तरीके से उसका फैलाव किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जो ब्रांडेड कंपनियों से तो हम लोग उससे उनसे भिड़ नहीं सकते, हम इस तरीके से अपना एक मार्केट बना सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा हमको पैकेजिंग में भी बहुत ज्यादा पैसा हम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं कि बहुत बड़ी उसमें पैकिंग बना लें और बहुत ज्यादा उसमें हम खर्चा करें। ये कम पैसे में ही हम लोग छोटे छोटे, बहुत बड़ी मशीनों की भी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी मशीनों की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे ही उससे हम लोग अपना काम कर सकते हैं। मान लीजिए 5 किलो या 10 किलो हमको बनाना है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम बड़े आराम से ऐसे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इसमें इसको विस्तार दे सकते हैं। शुरुआत तो ऐसे ही कर सकते हैं, फिर आगे आगे जैसे ही रास्ता खुलेगा वैसे ही माइंड भी डेवलप होगा कैसे क्या किया जाए। गांव को महिलाओं में एक देखते हैं कि समूह तो अभी चल रहा है, हालांकि एक बहुत बड़ा काम हो गया कि महिलाएं समूह में जुड़ गई है, 10-12 की संख्या हर समूह में रहता है। तो पहला जी स्टेप तो पूरा हो गया है, लेकिन अब दूसरा स्टेप है कि उनको रोजगार से जोड़ना, उनका व्यवसाय शुरू करना। अभी हम देखते क्या है कि लोग को पैसा तो मिल जाता है, बैंक से पैसा मिल जाता है, फिर वो जी पैसे को जी बांट लेती है महिलाएं। अब जी बांट कर उस जी पैसे को फिर वो अपना अलग अलग घर मकान में लगा देती हैं, शादी ब्याह में खर्च कर देती हैं, अन्य कामों में खर्च कर देती हैं। जी तो जी होता जी क्या है जी कि वो तो मुर्गी खा गई अंडा, तो फिर मिलेगा कहाँ से? हाँ तो हाँ 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 अब ये प्रवृत्ति अभी उन लोगों में है, और जो जी भी अधिकारी लोग हैं वो अपना आते हैं, अपना कॉलम पूरा करते हैं और फिर चले जाते हैं। जी तो जी जी मेरा बहुत ही इच्छा था कि हम बहुत शुरू से ही मेरा एक सपना है कि हम घर घर में रोजगार पैदा करें। जी 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 और दो तरह से हम काम करना चाहते हैं। एक तो पहला चीज कि किसानों के माध्यम से किसान खेत में काम करे, किसानों को हम्म, जैविक खेती की दिशा में उसको आगे बढ़ाना है, व्यावसायिक खेती की दिशा में आगे बढ़ाना है, हर्बल एरोमेटिक प्लांट की खेती शुरू करवाना है। तो जी किसान वो काम करें और उसका जो प्रोडक्ट निकले महिलाएं घर में उसका प्रोडक्ट तैयार करें। हाँ हाँ और हाँ हाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो बन गया तो उसको फिर हम उसका फिर मार्केटिंग करने का काम, जैसे कि फिर हम लोग जो हमारी संस्थाएं हैं, हम अपने एफपीओ हमने भी बनाया है अपने पलामू में, अपना मेरा जी पंडवा ब्लॉक है। तो हम सामान जो बनेगा वो हम एफपीओ के माध्यम से मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे अच्छा बड़ा चीज ये समस्या हो रहा है कि उनको कैसे समझाया जाए। हम बात रखते हैं तो लोग गौर से ध्यान देती नहीं है, और फिर वो कैसे बनेगा क्या होगा। लेकिन हाँ, कुछ प्रभावित हो रही हैं। अब इसमें आप चूंकि ज्यादा जुड़ी हुई हैं, बहनों को कैसे समझाया जाए, कैसे बात किया जाए, थोड़ा सा बताइए इसमें, कैसे उनको जी प्रेरित करें रोजगार की जी दिशा में। जी इसमें हमारा पहला अनुभव जो हमारे गुरु ने हमको दिया था, जब मैं वहां गई थी, जब मैंने वो सीखा था, तो आखिरी दिन गुरुदेव ने मेरे ध्यान में जो एक बात बताई थी, बोले बेटा कैसे शुरू करोगी स्वावलंबन? तो मैंने कहा मैं थोड़ा धन मैं लगाऊंगी, थोड़ा धन मेरी बहन लगाएगी। बोले नहीं, आप सिर्फ अपने धन से ही शुरू करिएगा। इस बात को हमने टॉपिक को हमने देखा है, यहाँ हमने कई लोगों ने देखा शुरू करते हुए। अगर आप सिर्फ सरकार पे ही निर्भर रहेंगे, अपना पैसा जब कहीं अपने पैसे से कोई काम शुरू करते हैं, तब वो जी जान लगा के आदमी काम करता है। और कहीं से हमको पैसा मिल जाए हम काम करेंगे, तो उस पैसे का उतना महत्व नहीं रहता है, क्योंकि अपना दर्द जुड़ा होता है ना उससे। हमारा पैसा अगर कहीं 10 रुपए भी अगर खो जाए, तो उसको हम ढूंढ के मानेंगे, अरे 10 रुपए हमारा गिर गया, कहाँ चला गया। अब कहीं से कोई दे दे हमको,
मेन ये प्रॉब्लम शुरुआत में सबसे बड़ी हमारी समझ से यही आती, और हमने क्योंकि अपना पैसा लगा के शुरुआत किया, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था इसमें। तो वो हम जी जान लगा के उसको शुरू किया, ये चीज है। देखिए आप लोग तो शौक से देखते हैं कि आपकी जो भी बहनें थी वहाँ पर जुड़ी थी, जब जो भी आई थी, हम स्टॉल आप लोग का लगा हुआ था, और जी, काफी कोई ऐसा नहीं था कि कोई आर्थिक किसी से कमजोर महिलाएं बहनें थी, सब समृद्ध महिलाएं थी, फिर भी उन लोगों ने देखा कि अच्छे से सामान के बेच रही है, कैसे होता है ना झिझक कि कैसे मार्केट में बेचे, कैसे हम स्टॉल लगाए, तो ये झिझक देखे कि किसी बहनों में ऐसा झिझक नहीं था। और नहीं लेकिन नहीं नहीं, गांव के महिला में होता है कि वो निकलना नहीं चाहती है घर से। जी जी, ये यही चीज पे तो करना है, हम लोगों ने यही किया। हम लोग जैसे कहीं भी जाते हैं, ग्रुप में गए, मान लीजिए एक महिला नहीं बैठती कहीं, हम लोग जैसे 5 महिला बैठेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक माहौल बनता है, लोग जो लोग देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि देखो, और एक महिला अकेली बैठेगी तो उसको लगेगा कि अरे हम अकेले हैं, तो थोड़ा शर्म लगेगी उसको, और अगर ग्रुप में बैठेंगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें, जी ये जी रहेगा। जी जी। हाँ हाँ, चलिए, बहुत सुंदर काम कर रही हैं दीदी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपका कार्य विस्तार रूप ले और भी सभी बहनें आपसे प्रेरणा ले, मेरा यही शुभकामना है। और जी हम लोग को भी जरूरत पड़ेगा तो आपसे फिर लिंकअप होंगे, आपसे प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि यार जरूर आप प्रशिक्षण देंगे। नहीं हमारी नहीं, बहनों को बिल्कुल ऑनलाइन ऑनलाइन अगर हो सकता है तो ऑनलाइन के से बात कराएंगे हम। हो सकता है बीच में अपने बहनों से जब मीटिंग वूटिंग लेंगे या समूह की बैठक होती है तो आपका हम थोड़ा सा लेंगे उसमें सहयोग, कि भाई थोड़ा सा मार्गदर्शन आप करिए, थोड़ा सा तो उनको प्रेरित करिए ताकि वो जी भी जी एक कदम आगे बढ़ा सके। बाकी फिर जी हम लोग फिर यहाँ पर रहेंगे ही, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जी 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 दीदी, जी आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद। आप आगे जी के लिए और आगे विस्तार लें, यही मेरा शुभकामना है जी। धन्यवाद। जी जी, जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओंकारनाथ जी और आदरणीय डॉक्टर नीलम जी के बीच में जो संवाद हुआ, हम सब ने उसका लाभ लिया और हम सब ने कुछ सीखा। हमारे सबके मन में कुछ सवाल और कुछ सुझाव। तो आदरणीय डॉक्टर कुसुम भरद्वाज जी नई दिल्ली से हैं, जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, पीएचडी किए हुए हैं और योगाचार्य हैं, मार्गदर्शक हैं इस योगा कार्यक्रम की। मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारी डॉक्टर नीलम जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी प्रणाम। पहले तो सदन को प्रणाम। और आज योग कक्षा बहुत ही सुंदर हुई। ओंकारलाल जी ने, भाई साहब ने बहुत बढ़िया योग कक्षा कराई। और डॉक्टर नीलम जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप अभी मुझे पता चल रहा है आप गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं और मैं भी गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। सन 80 से 75 से मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली थी और वहां तब से अभी तक जुड़ी। उनके जो 7 सूत्रीय प्रोग्राम थे और उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं 3200, जो समाज के उत्थान के लिए और विचार क्रांति के लिए जो उन्होंने आरंभ की थी, और वो करके तो चले गए। आपको तो अब आप तो इतने 10 सालों से वहां जुड़ी हुई हैं, तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने जाते समय ये कहा था कि देखो, मैं ये कार्य शुरू कर रहा हूँ, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। समाज को सुधारना है, विचार क्रांति लाना है, आपकी हमारी कृषि को सुधारना है, हमारी भारत माता को और धरती माता को सुधारना है। बहुत ज्यादा बहुत पतन की ओर चला जा रहा है, इसलिए विचार क्रांति बहुत आवश्यक है। और उसके पीछे उन्होंने 7 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किए थे। सन 89 में उन्होंने उनका स्वर्गवास हुआ, परंतु उसके बाद, उसके पहले उनकी जो वाणी थी, उन्होंने कहा था कि देखो, मैं मेरे जैसे 1000 तैयार करके जाऊंगा और वो 1000 यदि कोई काम नहीं करेंगे तो मैं तो काम करवा लूंगा उन सबसे। और अब ये पता नहीं, मुझे तो वो विचार आता है कि शायद उन्होंने जो कहा था वो सार्थक कर रहे हैं हमारे पतंजलि रामदेव बाबा के रामदेव महाराज के माध्यम से। क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं तो उस समय से उनसे जुड़ी हुई हूँ। उनके जो सारे कार्यक्रम थे, जो वो 10 दिन का ट्रेनिंग देते थे, 10 दिन का कैंप वहां पर अटेंड करना होता था,
और वहाँ स्वावलंबन, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ करना और सारी विधाएं वहां पर उन्होंने आरंभ की थी, सारी सिखाते थे। और वहां से 10 दिन के, फिर उसके बाद 1 माह के, उसके बाद 3 माह के प्रशिक्षण लेके जो साधक वहां से जाते थे, वो जाके अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने वहां जाकर वो काम करते थे और कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर प्रणव पंड्या आए, उन्होंने विश्वविद्यालय चालू किया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। उन्होंने यज्ञ के ऊपर अनुसंधान आरंभ किया और यज्ञ चिकित्सा को उन्होंने प्रोत्साहित किया। और वहां पर बड़ी भारी, आपको तो अब मालूम ही होगा, आपने सब वहां का भ्रमण किया ही है, कि वो जहाँ यज्ञ के ऊपर सारे टेस्ट होते हैं, अनुसंधान होते हैं, और उनकी पुस्तकें भी निकली है ना। तो जो मैं जो बात कर रही थी, तो वो जो उन्होंने कहा था कि मैं करवा लूंगा, मैं तो काम करवा लूंगा, वो काम उन्होंने करवा लिया है। और आज उसके बाद पतंजलि से जो उनके कार्य थे, जो वो प्रशिक्षण देते थे और जो उन्होंने सारे कार्य आरंभ किए थे, वो सारा पतंजलि के माध्यम से बढ़ते चले जा रहा है। हालांकि वहां ऐसा नहीं, वो गायत्री परिवार से भी वो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज चिन्मय पंड्या जी युवा वर्ग को उन्होंने बहुत जागृत किया है, और वो उन्हीं के वंशानुगत कह लीजिए, उन्हीं के जीन्स हैं। मैं तो देखती हूँ डॉक्टर चिन्मय पंड्या में कि वो बच्चे थे और छोटेपन से उन्होंने वहीं पे शिक्षा ली, और उसके बाद में आज उनकी जो वाणी है वो युवा वर्ग में इतना जोश भर दे रही है, और वो सारी तरफ विदेशों में भी सारे काम कर रहे हैं। आपका उद्देश्य, आप जिस उद्देश्य से वहां जुड़ी हैं और जो किया, वो बहुत ही पवित्र है, बहुत सार्थक है। और आपकी एक समस्या जो इतनी देर से मैं सुन रही थी, केवल मार्केटिंग की है, तो वो मार्केटिंग की समस्या, आज आप योगाहार परिवार से जुड़ गई है ना, तो यहाँ हमारे जो भाई लोग हैं वो सब इसी क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, सब विद्वान हैं, सबके पास बहुत विचार है, सबके पास बहुत आइडियाज हैं, और मार्केटिंग को कैसे बढ़ाना, इस सब से भी आपको वो जो एक समस्या है वो आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। वैसे भी इसके माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को शिक्षण दिया जा रहा है, ग्रामीण महिलाओं को, और स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में, जो जहां पर आर्थिक तंगी है। जैसे मुझे आपके बातों से पता चला कि आप जुड़े हैं, अपन जुड़े हैं समर्थ परिवार, जो समृद्ध परिवार है, तो ये मैंने देखा है कि हम महिलाएं तो अपने लिए वो आर्थिक वो भाव नहीं रहता है, हमें केवल मार्केटिंग करना है। तो आर्थिक जहाँ तंगी है वहां की महिलाओं को, और खास करके ग्रामीण महिलाओं को और स्लम्स की झुग्गी झोपड़ी वाली महिलाओं को, यदि कोशिश करके हम उनको एकत्र करके और उनसे ये काम करवाएं, तो उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बड़े स्तर में नहीं, तब भी छोटे स्तर में वो बट निकल जाते हैं। ये मैंने देखा है कि छोटे स्तर में वो अपने करके, जैसे अभी आपने भी बोला कि भाई खुद अपने परिवारों में, अपने आसपास उसमें करके धीरे धीरे थोड़ी सी उनकी इनकम भी होने लगती है ना, थोड़ी सी आर्थिक दूर होती है, तो फिर उनको एक उत्साह आ जाता है। तो आपका ये जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण होगा निश्चित रूप से। और ये गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर कि आज आप जिस भी माध्यम से जुड़ी, आप योगाहार परिवार से जुड़ गई हैं, तो आपकी जो मार्केटिंग की समस्या है ना वो दूर हो जाएगी, वो निश्चित रूप से उसमें प्रगति होगी। ये मैंने देखा है। हम अपने जो भी गुरु को मानते हैं, अगर उनके काम हम जब तन मन धन से करने लगते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और हम अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल होते हैं, अपने कार्यक्रम में हम सफल होते हैं। बस इतना ही मैं बोलूंगी। आपको प्रणाम करती हूँ, आप भी मेरी गुरु बहन है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आज आपकी सब बातें सुन के, और ये भी बहुत शुभकामना आपको करती हूँ कि आज के बाद तो आप यहाँ जुड़े रहिए, आप योगाहार परिवार से जुड़िए, आपको सब आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे भाई लोग सब अलग अलग विचार, उनके सब प्रबुद्ध वर्ग है, और सब बहुत काम कर रहे हैं, और खास करके खेती किसानी में। और जो हमारे उद्देश्य, जो हमारे गुरुदेव के भी उद्देश्य थे, उन्होंने जो 3200 किताबें लिखी हैं, किताबें लिखी, वो भी विचार क्रांति का ही है, और वो विचार क्रांति आज भी फैल रही है। उनके फॉलोअर्स जो हैं हमारे दूसरी संस्थाओं के, हमारे रामदेव बाबा, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, और भी दूसरी संस्थाओं में जो संत महात्मा है, वो सब हमारे देश को
मैं विचार क्रांति लाके योग से और आसन प्राणायाम से इस सब कार्यक्रमों से वो उसके लिए मतलब कार्यशील हैं प्रगति, और उसके कारण सबका उद्देश्य जो है वो सब मिलके पूर्ण होगा। बस यही मैं शुभकामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने के लिए कहा। धन्यवाद। हाँ बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही है कि हम लोग विस्तार तो कर ले, सामान बना ले, बस यही समस्या रहती है, किसी से भी बनवाएं, लोगों को सिखाए। लेकिन ये है कि लोगों को कई महीना हमसे कहेंगे हम सामान बना दे, आप रख लीजिए। तो हमने कहा कि हम रख के क्या करेंगे, प्रयत्न तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। बस यही प्रॉब्लम, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है। दीदी आप शक्तिपीठों पे रखवाइए ना, गायत्री शक्तिपीठ पर। नहीं नहीं, यही तो समस्या आ रही है अभी। शक्तिपीठें इसी विषय पे आगे नहीं आ रही हैं, अभी वो नहीं आ रही हैं जी। बहुत जो समस्या है, समाधान है, विचार क्रांति आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी और आदरणीय डॉक्टर नीलम जी का जो संवाद चल रहा था, बहनों की चिंता, और जो अभी हमारे डॉक्टर नीलम जी कह रही हैं कि वो सामान की समस्या आती है कि कहाँ रखवाएं। बहनें बना तो सकती हैं लेकिन उसका मार्केट नहीं मिल रहा है। बहन जी, सेवाहार कार्यक्रम में सबका समाधान है। जो आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने कहा है कि आप आज जुड़ गई हैं, ओंकारनाथ जी ने आपको जोड़ा, तो अब आपका सारी समस्याओं का समाधान इस युगाहार कार्यक्रम में है। और मैं समाधान की ओर बढ़ता हूँ। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गायत्री योग पीठ से परम पूज्य गुरु जी के जो सपने हैं कि हम करा लेंगे, उन्होंने लास्ट में जो कहा था कि हम करा लेंगे, और 1000 हमें जो है हम जैसे साधु सन्यासी की जरूरत है। हमारे परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी उसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। 1000 संत तैयार करने का उन्होंने जो लक्ष्य लिया है। अभी रामनवमी का जो पर्व आ रहा है उसमें कई सैकड़ों हमारे युवा साथी संन्यास दीक्षा लेंगे और उस ओर बढ़ रहे हैं कि भारत स्वस्थ और समृद्ध कैसे बने। इस विषय पर लगातार परम सिद्ध आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी और पतंजलि पीठ के पूरे योद्धा इस ओर लगे हुए हैं। गायत्री परिवार और पतंजलि योग पीठ की जो विचारधारा है, जो अभियान है, जो मंजिल है, जो एक है, इसमें कार्यक्रम में भी हमारे गायत्री परिवार के बहुत वरिष्ठ भाई, गुरु भाई इसमें जुड़े हुए हैं। चाहे वो शरद वर्मा जी हो, चाहे कल्पना कोटले जी हो, चाहे कई भाई बहन जुड़े हुए हैं। जिन जिन किन मैं लगभग इसमें कई, क्योंकि उस विचारधारा के गुरु जी के अभियान को परम पूज्य स्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और मार्केटिंग की बात और स्वावलंबन की बात जब आती है तो हमें आदरणीय पवन कुमार जी की याद आती है। आदरणीय पवन कुमार जी का जो अनुभव है, गांव आदर्श गांव कैसे बने, स्वावलंबन कैसे हो, और छोटे छोटे उद्योग धंधे जो बहनों को रोजगार कैसे दिया जाए, स्व सहायता समूह कैसे खड़े हों, एफपीओ कैसे खड़े हों, किसानों का कल्याण कैसे हो, इस विषय पर लगातार चिंतन करते हुए वो देश में कृषि के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं पतंजलि पीठ से कि वो आए और हम सबको आज के इस योग स्वावलंबन के ऊपर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें और हमारे डॉक्टर नीलम जी से भी संवाद करने का कष्ट करें। जी, नमस्कार सभी को, प्रणाम। आज के हमारे योग गुरु डॉक्टर ओमकार नाथ जी ने एक बहुत सुंदर कक्षा भी ली और उन्होंने अपने अनुभव जो है, उनके जो सीमैप के जो अनुभव है उसको सुनाते हुए और आज डॉक्टर नीलम को भी हमारे साथ जोड़ा। और उनके माध्यम से अब वो चूंकि इस योगाहार परिवार में भी अब आज उनका पहला दिन है, उनका स्वागत भी है और ये आशा भी है कि वो जो काम कर रही हैं और जो स्वेच्छा से जो काम कर रही हैं और जो स्वेच्छा से उन्होंने शुरुआत की है, तो ये जितने भी हमारे कार्य हमारे शुरुआत हुए, मुझे भी अभी कुछ दिन पहले गायत्री शांति कुंज में जाने का अवसर मिला, क्योंकि मेरे बच्चे का जनेऊ संस्कार वहाँ पर हुआ और साथ ही प्रणव पांड्या जी से और उनके सारे परिवार से भी एक अवसर मिला। और इस वजह से मैं नर्मदापुरम का कार्यक्रम में, अशोक पटेल जी के कार्यक्रम में नहीं आ पाया था। लेकिन गायत्री हालांकि हम उससे बिल्कुल पास में ही है,
शांति कुंज हमारे बहुत नजदीक है। हमारा बहुत ज्यादा आना जाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरा पुराना नाता मेरा भी वहां से है। और मैंने पिछले कई 15-20 साल से जब मैं पहली बार वहां पर गया था, तब से वहां पर मेरा एक अनुभव रहा है। और मैंने उनके कार्यों को बहुत नजदीक से देखा है कि जिस प्रकार से जो साथी लोग वहां पर रह के कार्य करते हैं, और जो उस तरह से जितने भी हमारे संस्कार हैं, उसको जितनी अच्छी तरह से शांति कुंज में ऑर्गेनाइज किया गया है, वो और कहीं पर भी ऑर्गेनाइज्ड मैंने नहीं देखा है। और इस परिवार का जो विस्तार है पूरे विश्व में, और उनके विचारों का जो विस्तार है, वो उससे ज्यादा है। और इसका लाभ हमारी संस्कृति को पुनः जागरण करने पर उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और तो इस सब से प्रेरित होकर के हमारी अब जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जिसकी हमारी जो हम आज हैं, वो हम कई सारे विचारों से प्रेरित होकर के, कई सारी चीजों को समझ करके, और उसमें उसको अपनी चॉइस बनाते हुए कि हम ये चीज हमें अच्छी लग रही है, ये चीज हमें करनी है, और ये चीज हमें या तो नहीं करनी है। इन सब कलेक्टिव हमारी एक आइडेंटिटी बनती है, और उसी के आधार पर हम अपने समाज को एक योगदान करने का एक प्रयास कर पाते हैं। और कई बार प्रयास बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, कई बार प्रयासों में कमी भी रह जाती है। तो ये तो एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में कुछ न कुछ अनुभव जैसे हम लेते रहते हैं, तो उसके कुछ समाधान भी मिलते हैं और नई समस्याओं का आभास भी होता है। तो ये जो कार्य आप महिलाओं के साथ मिल करके जो भी ये स्वावलंबन से संबंधित कार्य है, जिससे कि हम आत्मनिर्भरता के जो कार्यक्रम हैं, यही कार्यक्रम को निरंतर इसका अगर हम अनुश्रवण करते हैं, और इसको ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे इसमें बेहतर बना सकते हैं, या हमें क्या समस्याएं आ रही हैं, और उसका हम उन समस्याओं को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट करके अगर इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो वो समस्या का जो बड़ा सी एक समस्या लगती है, उसको एक छोटे-छोटे भागों में बाँटा जा सकता है। और मार्केटिंग की जो समस्या है, उसको भी इसी दृष्टिकोण से हमें देखने की ज़रूरत है कि कहीं पर तो हम मार्केटिंग अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, और कहीं पर हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और ये इसको और गहराई से अगर हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें पता लगता है कि कहीं पर अच्छा हो रहा है, तो हमें समझने का प्रयास करने की ज़रूरत है कि अच्छा क्यों हो रहा है? और अगर कहीं पर नहीं हो पा रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और उसके समाधान स्थानीय स्तर पर ही, जहाँ पर जो कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ से उसके समाधान भी हमें मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कई बार समस्या का समाधान भी हमारे पास ही होता है, लेकिन हम समस्या को बड़ी करके, उसको बड़ा बनाते हुए उसका समाधान नहीं देख पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम इस चीज़ को अगर अनुश्रवण और करें, उसको मॉनिटर करें, और उसकी चीज़ों को समझने का प्रयास करें, वार्तालाप के माध्यम से और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही ढूँढ पाएँगे, और अपने कार्यों को जहाँ विस्तार देने की बात है, वहाँ विस्तार भी दे पाएँगे। तो ऐसे करते हुए हम आप आगे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं। सब चीज़ों के प्रति जो समाज में अब नई जो जागरूकता आ रही है, वो है कि ये चीज़ें कितनी ग्रीन है, कितना उसमें पर्यावरण का कितना उसमें छिपा हुआ है, कि वो कितना हम पर्यावरण के अनुकूल हैं या पर्यावरण के विरुद्ध हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो हमें आज के समय पर लोग इसके प्रति अब धीरे-धीरे ज़्यादा आकर्षित अ, हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं, वो आने वाले समय पर इसकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। तो हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे प्रकृति के, पर्यावरण के अनुकूल है, तो उसका ज़रूर उसका उसके प्रति लोगों में एक जागरूकता आएगी, और जागरूकता के साथ-साथ के साथ हम इस चीज़ को और अच्छी तरीके से संपादित करने पर हमें मदद भी मिल सकती है। तो मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, डॉक्टर नीलम,
कि आपने ये जो काम अपना किया है, अपने संसाधन लगा करके किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संसाधनों के प्रति दूसरे के उसमें ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर हमें लगता है कि जब तक कि वो संसाधन दूसरा कोई आकर के नहीं देगा, तब तक कि हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर पाएँगे। तो आपने जो शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत है, छोटी-सी शुरुआत है, लेकिन इससे स्थायित्व की तरफ आप लोग ज़रूर बढ़ेंगे। बस केवल अनुसरण आप करें और बातचीत करें और समझने का प्रयास करें, और सॉल्यूशंस भी स्थानीय स्तर पर जो जो लोग अच्छा कर पा रहे हैं, उनसे पूछना है कि वो अच्छा क्यों कर पा रहे हैं और इससे वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं। यही प्रश्न है, जहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर परेशानी है, वहाँ पर भी ऐसे सुझाव लेकर के ऐसे ये शुरुआती दौर है। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी इसके अलावा भी बहुत समाधान भी दे सकते हैं। कई बार हमने इस मंच पर बातचीत की है कि हमारे उत्पादों को हम एक दूसरे से बंटवारा करें, एक दूसरे को आदान प्रदान करें। जो पहले हमारे वहाँ बार्टर सिस्टम चलता था कि हमने एक चीज का आदान प्रदान किया, ऐसे भी कई सारे विचार हैं जो कि लोग कर रहे हैं और उसको अपनी बातों और अपने उत्पादों को एक दूसरे तक देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा इतना ही आज मुझे कहना है, और मुझे आशा है कि आप अपने कार्यों में जो संकल्प लेके आप चल रहे हैं, संकल्पों को लेते हुए आप सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, उत्तरोत्तर प्रगति होगी, धीरे-धीरे प्रगति होगी, स्थायी रूप से प्रगति होगी, और जो भी हमारा कार्य है, वो पर्यावरण, प्रकृति के अनुकूल रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। जी कुछ डॉक्टर नीलम जी अगर कुछ बोलना चाहती है, आदरणीय पवन कुमार जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर कोई संवाद हो, अगर कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके पहले मैं अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कल्पना खोटले जी को, बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो आए और वो भी आदरणीय डॉक्टर नीलम जी से संवाद करने का कष्ट करें। अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज आप तक मेरी पहुंच रही हो। मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से सदन में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर नीलम जी से संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मनुजा जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और डॉक्टर नीलम जी ने और अन्य लोगों ने जो संवाद के माध्यम से कि भाई महिला उन्नति और स्वावलंबन के बारे में जो बात की है वह निश्चित रूप से प्रेरणादायी है, और इस काम को विस्तारित करते हुए जो आने वाली कठिनाइयां है, आ रही कठिनाइयां हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है। तो यही चीज सभी जगह पे देखी जाती है। अब इसके रास्ते कैसे खोजे जाए, तो मैं वर्धा जिले का एक उदाहरण दूंगा कि जैसा यहाँ पे एक गोरस भंडार करके एक संस्था है, करीबन 80-90 साल की हो गई, वो स्वतंत्रता के पूर्व से भी है अभी, और वो किसानों से दूध इकट्ठा करती है और अपने यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करके ताला लगा के, मतलब डबकी को वो एजेंट्स के माध्यम से बेचती है। जो बचा हुआ है दूध उसका पेढ़ा, गोरस पाक वगैरह बनाती है, और वो संस्था का जो माल है वो अभी भी जो लोग देश विदेश से भी आते हैं या दूसरे शहरों से भी आते हैं, तो गोरस पाक करके या गोरस भंडार का पेढ़ा करके लेने के लिए वहां पे इतनी भीड़ रहती है कि कई लोगों को मिलता नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया कि क्वालिटी कंट्रोल, जो हमेशा पवन जी भी बोलते हैं कि भैया अपनी क्वालिटी कंट्रोल अगर रहे तो निश्चित रूप से उसको मार्केटिंग करना बहुत आसान होता है। यह एक बिंदु। लेकिन उसी के साथ साथ जैसा कि दूसरा उदाहरण हम स्वावलंबन के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि स्वावलंबन में कई सारे हमारे मित्र हैं जो काम कर रहे हैं, और किसान तो है ही स्वावलंबन के क्षेत्र में काम करने वाला। तो बहुत छोटी चीजों भी सर्वाइव नहीं होती। अगर कोई बोले कि मैं 4 बकरियां लेके ही मैं पालूंगा, तो उसमें उसका सर्वाइवल नहीं होता, उसकी मजदूरी नहीं निकलती। हाँ, लेकिन वही 40-50 बकरियां लेके वो शुरू करेगा तो बहुत उसका सर्वाइवल भी होगा, उससे 2 पैसा भी बचेगा, वो अपना परिवार भी चला सकता है। तो स्वावलंबन का जो दायरा है, वो स्वावलंबन का दायरा बहुत छोटे से लेकर थोड़ा हमको बढ़ाने की जरूरत है।
उत्पाद करने वाले अगर समझो 10 यूनिट है तो उसका मार्केटिंग 10 यूनिट अलग अलग करने के बजाय वो माल इकट्ठा अगर आता है और 1 यूनिट उसका मार्केटिंग करता है या 50 प्रोडक्शन का आउटलेट करने के लिए मार्केटिंग के लिए 2 या 4 ही यूनिट अगर होते हैं तो निश्चित रूप से मार्केटिंग करना आसान होता है। यह भी कई जगह पे हमने देखा है। आमतौर पर किसानों का जो प्रोड्यूस होता है छोटे या फिर वो जो महिला बचत वाले जो गट होते हैं उनका भी प्रोड्यूस इंडिविजुअल करे तो उनको सर्वाइवल करना मुश्किल है। तो इसलिए वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल, वेरी स्मॉल इज ए ब्यूटीफुल, यह तो बहुत 25-30 साल से पूरी दुनिया सुन रही है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बट वेरी स्मॉल इज डेंजरस, ये मैं कहूंगा। वेरी स्मॉल इज डेंजरस। स्मॉल का दायरा बढ़ाओ सो दैट इट शुड बी फिजिबल। जैसा हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। बहुत छोटा अगर है तो वो सर्वाइव नहीं करेगी, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बोलेंगे हम, उस तरह से यदि हम स्वावलंबन के दायरे को हम देखें तो निश्चित रूप से उसकी कठिनाइयां जो है वो कम हो जाएंगी और मार्केटिंग करने में भी सुविधा होगी। यही इस अवसर पर मैं बात रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सुझाव हमें बहुत ही पसंद आया और ये है बस इसी पे थोड़ा महिलाओं को प्रेरित करने की जरूरत है कि थोड़ा और ध्यान दें, थोड़ा और अपनी चीज को कोशिश करें इस रूप में। धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया और हमारे डॉक्टर नीलम जी ने उसको सुना। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, जो आगर मालवा जिले से हैं और बहुत ही विद्वान और इस कार्यक्रम में लगातार अपना मार्गदर्शन सुझाव प्रदान करते रहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अनम्यूट कर लें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी बिहार से सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय गणपत लाल जी राजस्थान से, आदरणीय कृष्ण कुमार जी झारखंड से, आदरणीय हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी, बहुत ही उत्कृष्ट मार्गदर्शक और मास्टर ट्रेनर, जो प्राकृतिक जैविक खेती और वृक्षारोपण पर ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, माँ धरती को संजोने का काम कर रहे हैं। वो अगर उन तक आवाज पहुंच रही है तो वो सादर आमंत्रित हैं। जी जी जी, आदरणीय आपका स्वागत है। आप आइए और अपना युवाहार कार्यक्रम में जो संवाद चल रहा है उसके बारे में आप अपना, क्योंकि आप कई महिलाओं को आप प्रशिक्षण दे चुके हैं आजीविका के ऊपर और उनको स्वावलंबित बनाने के लिए, तो आप अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। देखिए जी, ओम जी, सदन को प्रणाम, गुरु सत्ता को भी नमन। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे और बाकी जी क्वालिटी कंट्रोल, तो इसमें दो चीज है। मेरा जो अनुभव है ये कहता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है पूरा बाजार के अंदर। तो अगर हम कोई चीज पैदा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसका मार्केट तैयार करते हैं, इसके बाद उसको ग्रो करते हैं। मैंने जब सारे किसान हमारे यहाँ पिछली बार जो समागम हुआ था जहाँ सभी लोग आए थे, आप लोगों ने भोजन भी किया था, आप लोगों ने हमारा फार्म हाउस भी विजिट किया था, तो हम लोगों ने पहले एक चीज पे ध्यान दिया, डिमांड एंड सप्लाई पे। पहले डिमांड क्रिएट की, इसके बाद सप्लाई चेन बनाई। तो होता यही था कि जब हमारा 5 किलो का प्रोडक्शन होता है, 50 किलो का प्रोडक्शन होता है, तो हम क्या करते थे कि उस 5 किलो के प्रोडक्शन को तो 10 घरों में पहुंचाते थे, मतलब ½ kg पर हाउस या ½ किलो प्रति व्यक्ति। तो या जब भी हमारे पास डिमांड हम जो क्रिएट करते थे, दुगनी डिमांड क्रिएट करके उससे आधा ग्रो करते थे, तो एक बीच में गैप बना रहता था। तो उससे क्या होता है कि
आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। मैंने अक्सर देखा है, अगर किसी को 2 किलो के आपने जिस दिन भी टमाटर मंडी में ज्यादा हो जाएगा उस दिन वो कचरे के भाव बिक जाता है। और वही टमाटर भी वही है, ग्रेड भी वही है, उसके अंदर जो मिनरल विटामिन जो भी है वो भी वही है, लेकिन क्या हुआ कि एक तरफ क्वांटिटी ज्यादा हुई तो रेट गिर गए। तो हमें ग्रो अकॉर्डिंग टू द नीड उस पे जाना चाहिए। और दूसरा चीज हमें जो डिमांड है ना उसके मुताबिक ग्रो करना चाहिए। और दूसरा क्वालिटी तो फिर अद्भुत चीज है, अगर आप क्वालिटी है तो उसमें आपको कहीं भी आज के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोई उत्पाद तैयार करें तो पहले उसका मार्केट तैयार करें और उसके बाद में फिर उसके अकॉर्डिंग उसका उत्पादन करें। आज के डेज में जिसके पास मार्केट है वो किंग है, जिसके पास भी बाजार है, चाहे वो पार्ले जी का मामला हो, चाहे वो नेस्ले जैसी कई कंपनियां हैं उनका मामला हो। इन लोगों ने पहले क्या है कि डिमांड क्रिएट की और फिर इसके बाद ग्रो किया। और दूसरी चीज है वैल्यू एडिशन एडवर्टाइजिंग। आज के जमाने में सिर्फ एक ही चीज है, जो दिखता है वो बिकता है। उसके ऊपर अभी जैसे जो पैकेजिंग है ऑर्गेनिक में भी है, तो पैकेजिंग बहुत मायने रख रही है। अभी गाय के गोबर के कंडे, यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि गाय के गोबर के कंडे की जो पैकेजिंग मैंने देखी, जिसको हवन केक के नाम से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था एक बार बीच में, तो हमने, हालांकि वो गाय की ब्रिक को मुश्किल से 200 ग्राम में तैयार हुआ था, वो 200 ग्राम वेट होगा उसका, लेकिन ये 100 रुपीज में हमने उसको सेल किया, 100 रुपए में। तो किस लिए बिका वो? केवल एक कारण थी, हमने उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव की। तो आप पैकेजिंग थोड़ा सा अट्रैक्टिव करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप देखते हैं पैकेजिंग, और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो पैकेजिंग पे या उसकी फिनिशिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, काफी समय हो गया है। और अब मैं हमारे गुरुजी यादव जी को निवेदन करता हूँ कि वो इसमें ये जो चेन हम जो बना रहे हैं कि ग्रो अकॉर्डिंग टू द नीड, इस पे थोड़ा सा रोशनी भी डालें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, ताकि हमारे आने वाले भाई कोई भी हताश ना हो। अक्सर क्या होता है कि पैदा कर लेता है, उसका मार्केट नहीं होता, तब भी किसान थोड़ा सा पीछे हो जाता है। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर रघुवंशी जी। आप जो मन में विचार कर लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, यह हमेशा अपनी कार में ही चलते ही रहते हैं, जहां नींद आ गई सो जाते हैं और हमेशा चलते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इनका जो लक्ष्य है 10 लाख पौधे रोपने का, लगाने का, वो इस ओर बढ़ रहे हैं। और जो आपने मार्केटिंग के बारे में जो अपना अनुभव शेयर किया है, आपको बहुत अनुभव है, आपने बहुत प्रयोग कर लिए हैं, आप निरंतर इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन देते रहते हैं। हम और आगे बढ़ेंगे, इस पे हम और चर्चा करेंगे, कैसे हम जो है हमारे किसान भाइयों का प्रोडक्ट, जो आदरणीय बहन जी ने कहा है, हम कैसे हमें किन से मुकाबला है, यह आपने जो आज हम सबको मार्गदर्शन दिया है कि हमारी पैकेजिंग का, हम पैकेजिंग करते नहीं, हम अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं, उसकी क्वालिटी पे हम जो है गर्व करते हैं कि हमारा तो सामान अच्छा है, तो हम पैकेजिंग क्यों उसको सजाएं, जबकि उस सामने जो है पैकेजिंग अच्छी है, उसकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन पैकिंग अच्छी है। तो हम पैकिंग का मुकाबला हमें पैकिंग करके ही करना पड़ेगा। फिर जब वो हमसे लेगा और उसकी क्वालिटी पे जाएगा, तब हमारा जो है वो एक परमानेंट ग्राहक बनेगा। बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया है कि हमें जिसके साथ मुकाबला करना पड़ता है, हमें उस जैसा अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी ओंकार नाथ जी। जी जी जी, नमस्कार। इसमें एक चीज जिसे रामकृष्ण भैया बोला कि जो दिखता है वो बिकता है। एक चीज ये है, क्वालिटी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा एक चीज है कि यहाँ पर कि अगर आपके घर में सोना रखा हुआ है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई जान नहीं रहा है, तो आपका सोना का रखा रह जाता है। और वही जब मट्टी को बाजार में ले आते हैं तो फिर वो मट्टी भी बिक जाता है। तो इस चीज को बड़ा हमको ध्यान रखना होगा कि एक प्रचार प्रसार, हमारा जो भी प्रोडक्ट है तो उसका प्रचार प्रसार। और दूसरी चीज की एक चीज और हम उदाहरण देते हैं कि जैसे ट्रेन में जब गाड़ी चलते रहती है, कहीं बीच बीच रास्ते में रुक जाती है, जंगल वंगल में रुक जाती है, तो वहां पर देखते रहे जो भी भूख लगता है तो जो भी घटिया सामान भी रहता है आदमी सब चट हो जाता है। तो जरूरत भी एक बहुत बड़ा चीज है। अगर सामान जगह पर पहुंच जाए और जरूरत वहां पर है
तो हमारा सामान बिक जाता है, और वही सामान मेरा घर में रखा हुआ रहता है, जरूरत कहीं और है तो सामान नहीं पहुंचा पाते हैं, तो फिर मेरा सामान ये हो जाता है, खराब हो जाता है, मेरे घर में रखा हुआ वो बिक नहीं पाता है। तो बहुत जगह ऐसे भी देश में भी देखते हैं, कहीं पर कोई चीज की सब्जी खेती हुई, टमाटर खेती, मेरे यहाँ टमाटर के पलामू में अच्छा खासा में खेती होता है, और रेट अच्छा रहा तो निकल गया, और फिर वही क्या हो कि रेट थोड़ा सा बाजार में हो गया तो फिर वो डाउन करने लगता है, फिर उसी टमाटर को फिर बाहर जब भेज देते हैं तो फिर टमाटर बिकने लगता है, तो लोकल बाजार में उसका रेट गिर जाता है। तो सही जगह पर पहुंचाना एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाएं, अगर जो दिखता है वो बिकता है, एक ही चीज कहावत जो चल रहा है, जो दिखता है वो बिकता है, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो जो भी अभी नए नए लोग उद्यमी आ रहे हैं, स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं, महिलाएं बहनें बढ़ रही हैं, देश भर में क्रांति आ गया है स्वावलंबन का, तो एक हम इसमें एक ध्यान रखना होगा कि हम जब प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम कैसे बाजार तक ले पहुंचाएं। अभी देखे कि नीलम दीदी ने भी एक स्टॉल लगाया था सीमे पे लखनऊ में, तो काफी सामान बिक रहा, और भी बहनें लगाई थी, एक और बहन थी वहां की जो प्रधान थी लखनऊ की, और उन्होंने गोबर से बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाई थी, और अगरबत्ती वगैरह, गणेश की मूर्ति वगैरह, इतना बिक रहा था। हम 10 मिनट आधे घंटे के लिए उनके स्टॉल पर हम बैठे हुए थे, काफी भीड़ उनके स्टॉल पर था। तो गोबर बिक सकता है, गोबर को रकार देकर उसको फिनिशिंग करके, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि हम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा फिनिशिंग करें और बाजार तक ले जाएं। जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हमको आगे चल करके इस पर भी हमको काम करना है कि जो भी नए नए उद्यमी आ रहे हैं और इस दिशा में बढ़ रहे हैं, उनको हम बाजार तक ले कैसे पहुंचा। और इसी उद्देश्य से मोदी जी ने, हमारे केंद्र सरकार ने एपीओ का भी अवधारणा किया है, महिलाओं का समूह का अवधारणा किया कि समूह समूह बनाओ, अपना प्रोसेसिंग करो, और उनके लिए फिर ब्रांड बनाया है। हमारे यहाँ महिला समूह की महिलाएं हैं, जैसे एलपीएस है, झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, तो उसके माध्यम से उनका प्लस ब्रांड बना हुआ है। और फिर हम लोग का भी जो एपीओ बन रहा है, तो उसका भी ब्रांड करके सरकार मार्केटिंग करवाने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से हम बाजार में उतरेंगे, मार्केट में उतरेंगे, तो जरूर। अभी हमने मुनीलाल भैया जी बता दें कि हम काला धान किए थे, काला नमक की राइस, मैजिक राइस, ग्रीन राइस, रेड राइस, चावल पर हम लोग काम कर रहे हैं अपने एपीओ के माध्यम से, हर्बल पर काम कर रहे हैं, लेमन ग्रास आदि पर है। तो अभी पिछला साल हम 1-2 क्विंटल चावल बेच पाए थे, लेकिन जब हम अपना थोड़ा सा प्रचार उसार करने लगे तो अभी पर डे हमारे पास 20 कॉल आ रहा है, डेली 20 कॉल 30 कॉल डेली आ रहा है कि भाई हमारा काला का चावल का सीड चाहिए, हम भी उगाना चाहते हैं, हम भी शुगर फ्री करना चाहते हैं। तो बाजार में ले आए तो उसका डिमांड बढ़ना शुरू हो गया। तो ये चीज बहुत बड़ा मायने रखता है कि हमको अपना जो भी हम बना रहे हैं, जो भी हमारे पास सामान है, उसको हम बाजार में उतारें, उसको हम प्रमोट करें। तभी अगर अच्छा क्वालिटी भी है, अगर बाजार में नहीं है तो नहीं बिकेगा। तो बाजार में उतारना बहुत बड़ा चीज है। एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पर कहना चाह रहे थे। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आदरणीय ओंकार नाथ जी, आप जो एपीओ बना करके जो मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट कैसे हमें उतारना है, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाना है, आपने लगातार इस पर संवाद चल रहा है, अपने अपने अनुभव हमारे युवा परिवार के सदस्य शेयर कर रहे हैं। मैं इसी क्रम में किसी का कोई सुझाव देना चाहता है तो वो अपना हैंड रीच कर ले, तो मैं उनको आमंत्रित कर लूंगा। मैं आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से। उनका जो छत का अगर सीन हम आप देखेंगे तो उनसे प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। वो है पूरी सब्जी अपनी छत पर उगाते हैं जैविक प्राकृतिक पद्धति से, और आनंद के साथ नई नई सब्जियां रोज बना करके घर में, और सब पूरा परिवार खाता है। शायद मोहल्ला पड़ोस में भी अगर ज्यादा होती हैं तो दे देते होंगे। तो यह हम अपना काम कैसे कर सकते हैं, बड़े विस्तार से ही हम लोग अपना काम कर सकते हैं। जिनको मार्केटिंग करना है, जिनको अपने घर के लिए बनाना है, इनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। आदरणीय वर्मा जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। युवा परिवार में आप संवाद करने का, अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। शायद आदरणीय वर्मा जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी मुजफ्फरनगर से उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश से। बहुत ही ऊर्जावान बहन हैं, जो जिन्हें हम झांसी की रानी कहते हैं, और बहुत जैविक खेती के क्षेत्र में, जैसा परम पूज्य स्वामी जी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि हमें धरती माता को सजोना पड़ेगा, हमें धरती को स्वच्छ करना पड़ेगा, स्वस्थ करना पड़ेगा,
हमें अपने आहार की ओर बढ़ना पड़ेगा, उस मिशन में आपने लगी हुई है। अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। जी ओम। सदन को नमन वंदन। बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक आज चर्चा चल रही है। मैंने सुना नीलम बहन को, तो सुन करके मेरे अंदर भी यही चलता रहता है कि महिलाएं जब काम करती हैं तो अच्छे से करती हैं, लेकिन हमें और अच्छा करने के लिए बहुत आवश्यकता है। जैसे कि बताया उन्होंने कि प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने तक का ही काम नहीं, उसको मार्केट तक ले जाना और पूरा सामान अपना अच्छे से बेच करके अपने पैसे को फिर अपने आगे लगाना, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं भी अपनी जो एक समूह बनाया हुआ है योग कक्षा का ही, स्वामी जी की प्रेरणा से ही जो भी हो रहा है वही, जैसे हमारी कुसुम बहन ने कहा कि जब गुरु के वचनों को सुनकर हम उस रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते भी खुलते हैं अपने आप ही। और उसी विश्वास के साथ मैं भी करती रहती हूँ। बहनें हमारी स्वस्थ भी हो रही हैं और एक अच्छा ग्रुप बन गया है। अभी तो बस ये समझो मेरा कि बिल्कुल रूट लेवल पे मैं कार्य कर रही हूँ कि अपनी पहले मिट्टी को उपजाऊ बना लें। और मैंने ये देखा कि जितना मेरी कक्षा का जो समूह महिलाओं का बना है, वो सब अधिकतर घरेलू महिलाएं हैं, जिनको लगता है कि घर में कि भाई हमने जो है परिवार का पालन पोषण किया, समृद्ध परिवार हैं सारे, आर्थिक रूप से संपन्न है। लेकिन एक जैसे बच्चे पढ़ लिख करके सब बाहर चले गए हैं, तो ये भाव अंदर आ गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं इस पर ही कार्य कर रही हूँ कि नहीं, हमारे पास अभी बहुत ऊर्जा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहनें जैसा थोड़ा बीमार हो गई हैं, किसी के घुटने में है, किसी उसमें है, योग करने से काफ़ी बहनें स्वस्थ हो रही हैं और उनका विश्वास जग रहा है। उन्हें लगता है कि ये लगी हुई है और उम, बोलती भी हैं वे कि हमने जितनी लगन से आप लगी रहती हो कि पता नहीं आप कुछ लेती नहीं हो, आपकी फीस नहीं होती और आप जो ट्रीटमेंट करती हो जो और सीखती भी, मैं देखो जैसे निःशुल्क ही सीख रही हूँ मैं। कुछ भी सिखाया जाता है तो वही मैं सीखती हूँ और हमारी इस कक्षा में जिससे हम जुड़े हैं, यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और ये मेरा संकल्प रहता है कि जो मैंने सीखा है, जैसे मैंने सीख लिया, तो ऐसे ही मुझे सिखाना है। और उसका लाभ जब हम सीखूँगी और मैं उसको करूँगी प्रैक्टिकल, तो हमें रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो वही मेरा बहनों को रहता है कि आप करो। जितना मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, जोड़ती हूँ, मैंने लिंक भी भेजती हूँ, लेकिन बहनें पता नहीं क्यों इतनी लापरवाह हैं, कई बार मुझे समझ नहीं आता। और फिर वो सब मुझे ही करना होता है कि यदि सब बहनें लिंक से जुड़ कर के क्लास में सुने जो मैं सुन रही हूँ, सिर्फ लिंक खोलना ही तो है। लेकिन कह रही दीदी हम तो सुबह के टाइम इस काम में लगे रहते हैं, उस काम में लगे रहते हैं और जितना रुचि लेके करें तो मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जो लेकिन फिर यही लगता है कि शायद अभी ईश्वर की उतनी मर्जी नहीं है, जितनी मैं स्पीड से करना चाह रही हूँ, उतनी स्पीड से कार्य नहीं हो रहा है। और ये तो चलो खैर मेरे अपने अनुभव की समस्याएं हुई। मेन बात यही है कि जो चर्चा हुई और मैं भी उसमें यही महसूस कर रही हूँ कि यदि हम उत्पाद बनाते हैं, हमारे यहाँ भी गायों का गोबर जो है नाले से बहता है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। और वो नाले रुक जाते हैं जब बारिश होती है, तो पानी का फ्लो मिलता नहीं और वो सब पानी उल्टा वापस घरों में आने लगता है। और उसका कारण गोबर ही है कि जो ढेरियां बनी हुई हैं, जिनके घर में गायें हैं, वो गोबर नाले में ही जा रहा है। और वो समरसेबल पंप लगाए हुए हैं सबने, उस पानी से ही गोबर को कि उठा के उसमें नाले में ना डालना पड़े। तो मैं इसमें पूरी अपना दिमाग लगा रखा है। लेकिन और समूह भी हमारा बहुत बड़ा हो गया कि कोई हमें अगरबत्ती, धूपबत्ती ऐसा ट्रेनिंग देने वाला कोई बंदा हमारी कक्षा में आ जाए, जिससे बहनें सीख लें
और फिर वो मार्केट तक चीजें चली जाएं, वो मार्केटिंग भी सीख लें, या कोई ऐसा स्थान हो जहाँ वो सामान हम रख दें बना करके। तो उससे क्या होगा कि एक तो इनकम भी होनी शुरू होगी, और महिलाओं की और भी ज्यादा रुचि बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल मैं बस यही समझ लो कि जैसे किसान अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है पहले, उसमें अच्छी फसल लेने के लिए, बस मैं अभी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में ही लगी हुई हूँ। 2 साल हो गए मुझे कक्षा चलाते हुए। तो पैसा हमारे पास कम नहीं होता, उसका साधन मैंने यज्ञ बनाया हुआ है कि यज्ञ करते हैं हम उस पे, आपके जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे। तो जैसे यज्ञ प्रार्थना होती है, यज्ञ के बाद उसमें हम एक प्लेट रख देते हैं कि भाई जो बहनें सब रखते हैं, कोई 50 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 10 रुपए। तो कोई कार्य जब हमें करना होता है तो पैसे तो आड़े नहीं आ रहा है, बस हमें सीखने की जरूरत है, और सीख करके उसको बाजार तक भेजने की जरूरत है। और जो मैं यहाँ सुनती हूँ, समय का मेरे पास बहुत अभाव होता है, लेकिन फिर मेरे को ये लगता है कि जैसे हम घर में रहे, घरेलू महिलाएं हैं, तो हमारे पास ये बहुत अच्छा सोर्स है सीखने का। घर बैठे हम फोन से, हमें अपना पूरा समय देना चाहिए। तो मैं पूरा समय दे करके सुनती हूँ, सीखती हूँ और सिखाती हूँ। तो यदि हमें भी ये ट्रेनिंग मिल जाए कि भाई अगरबत्ती, धूप बत्ती और ये गोबर वाली जो मूर्तियां हमारे यहीं, बहनें कहीं चलने के लिए तैयार होती नहीं, उनकी परिस्थिति भी होती है कि भाई वो जा नहीं पाती, तो वो हमारी कक्षा में कोई ऐसा हो जाए, सदन की तरफ से कोई भाई ऐसा प्रयास करके यहाँ किसी को भेज दें, तो बहनें सीखेंगी। तो सीखेंगी और फिर वो प्रोडक्ट हम बेचने में भी पूरा करेंगे। कुछ महिलाएं हैं ऐसी जो जागरूक हैं, वो कर रही हैं। एक बहन मेरी कक्षा में जुड़ी, मैंने उसको जोड़ा, घुटने में थोड़ा दर्द होने लगा था, यंग है वो, उसने 3-4 रेस्टोरेंट खोले हुए हैं। उसकी इनकम कम से कम 4 लाख रुपए मंथ की होगी। वो कभी कभी आ पाती है बहन। तो कुछ महिलाएं हैं ऐसे कि जब हम ट्रेनिंग ले लेंगे तो अच्छा होगा। बस मेरी सदन से यही रहेगी कि ये जो मार्केट वाला है और पैकेजिंग वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि हम ये सीख लें तो इस दिशा में और कार्य आगे तेजी से बढ़ेगा। जी ओम, मुझे बोलने के लिए भाई मुन्नीलाल जी ने बहुत बहुत धन्यवाद उनका। वो बहुत ही तारीफ के साथ और बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके बहनों को सम्मान देते हैं, और हमें भी यहाँ बोलने का मौका मिलता है, अपने विचार रखने का मौका मिल जाता है। इसको मैं अपना बहुत ही बड़ा, अपना एक सौभाग्य मानने लगी हूँ। हालांकि मैं सीखने के लिए आई थी, अभी बहुत ज्यादा नहीं सीख पाई हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीख भी रही हूँ घर बैठे ही। लेकिन ये लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ हमारी उम्र छोड़ कम पड़ जाएगी यहाँ सीखने के लिए और अपने देश के लिए, राष्ट्र को कुछ देने के लिए। अभी हमारे पास बहुत ऊर्जा भी है, और बस हम अपने समय को सही इस्तेमाल से उसको करना सीख जाएं। जी ओम, धन्यवाद। जी आदरणीय मिथिलेश बहन जी, महत्वपूर्ण चर्चाएं आपने की हैं आज, और आप लगातार चिंता करती हैं बहनों की और समाज की। जो व्यक्ति चिंता करता है, चिंतन करता है, वह उसको सॉल्यूशन मिलता है। और जो चिंता उसके मन में विचार, नीलम जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहती हैं? जी जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक उद्देश्य जो स्वावलंबन का है, वो कुटीर उद्योग, गृह उद्योग तथा अन्य तरीके से धन के उपार्जन तक सीमित नहीं है, अपितु एक ऐसी राष्ट्रीय व्यापी मानसिकता का निर्माण करना है जो हम श्रम करने में संकोच न करें। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, व्यक्ति छोटे काम करने में संकोच बहुत करता है। श्रम की प्रतिष्ठा को स्वयं की प्रतिष्ठा माने, अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को माने कि ये हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा है। जैसे महात्मा गांधी ने खादी को कैसे प्रचार किया था, उन्होंने एक चरखा चला के उन्होंने दिखाया था कि हाँ ये चरखा चलाना। एक उन्होंने राष्ट्र के में एक राष्ट्रव्यापी एक इसको अभियान बना दिया था। अब आगे यही कि आज का वास्तविक संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम अगर है तो वो है गांव स्वावलंबी बने, और ये संग्राम अब हर गांव, हर खेत और हर घर में लड़ा जाने वाला है। तभी हम इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। सबको इसमें जुटना होगा और अपनी मानसिकता को थोड़ा, जो है अभी जो मानसिकता बहुत ज्यादा चल रही, कि बहुत ज्यादा हम क्योंकि हमारा देश में, हमारा देश जो है उसमें तो सब कुछ है, हर चीज है,
केवल हम इसी पे कहें कि हमारी पैकेजिंग बहुत सुंदर हो, ये थोड़ा हम इस चीज पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारी जो महिलाएं जो हैं वो इतना शायद हमारे ख्याल से नहीं भी कर भी पाएंगे। लेकिन ये जो है महिलाओं के अंदर ये जो श्रम करने की, जो आजकल जो श्रम करने का जो एक हो गया कि मेहनत नहीं कोई करना चाहता है, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे हिसाब से है ये इस चीज में। जी बहुत सुंदर। मैं जैसा कि आपने मार्गदर्शन दिया है, और आदरणीय मिथिलेश जी ने जो प्रस्ताव दिया था अभी बहन जी के कोई गोबर से मूर्ति बनाने वाले या धूप बत्ती या हजन हवन यज्ञ सामग्री, इसके लिए मैं हमारे नर्मदापुरम में आदरणीय मनीष सोनी जी हैं जिन्होंने गणेश जी की मूर्तियां बनाई थी, और हर त्योहार को, गणेश चतुर्थी को और बीच बीच में त्योहारों को मार्केटिंग भी करते हैं, और अच्छी मार्केटिंग भी की है। तो मैं उनसे संवाद करूंगा मेहरा जी से अभी, और मेहरा जी से कह के और उनसे संवाद कराऊंगा, या मैं खुद कॉल करूंगा। अगर वो तैयार हो जाते हैं, समय देते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप वहाँ बहनें को इकट्ठा कर लें, मतलब एक डेट पे फिक्स कर लें, तो वहाँ का उनका प्रशिक्षण हो जाएगा। और जहाँ जहाँ भी, चूंकि योगाहार परिवार का उद्देश्य है कि जिस क्षेत्र में हम निपुण हैं, जिस कला में हम निपुण हैं, हम एक दूसरे से सीखें आपस में, और बस यही चिंता करें कि समाज का भला कैसे हो। अब हम एक एक बिंदु पर आगे चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ये शुरुआत समाज का उत्थान कैसे हो सकता है, हमारे भाई बहन जो गरीब भाई बहन होते हैं, इनको क्या आवश्यकता होती है और उनका उत्थान कैसे हो सकता है। सरकार, भारत सरकार, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो राष्ट्र ऋषि हैं, उन्होंने चिंता की है गरीब महिलाओं की, बहन युवाओं की, बेटों की। वो 15,000 से शुरुआत कर रहे हैं कि छोटे से छोटा काम अगर व्यक्तिगत रूप से अपने घर बैठे अगर कोई व्यापार उद्योग लघु धंधा करना चाहता है, तो 15,000 रुपए उसको सहयोग राशि दे रहे हैं, और वो वापस भी नहीं लेते हैं कि वो अपना व्यापार शुरू कर दे छोटे से छोटा। अगर वो बड़ा व्यापार करना चाहते हैं तो उससे बड़ी सहयोग राशि भी प्रदान कर रहे हैं कि अगर किसी को समस्या है कि अर्थ के अभाव में अगर वो अपना स्वावलंबन नहीं कर पा रहा है, विकास नहीं कर पा रहा है, तो सरकार उसके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ सभी राज्यों की, जो जहां हमारे केंद्र सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकारें हैं, लगातार वहां जो है ये चिंता की जा रही है कि हमारा देश समृद्ध कैसे हो, हमारा समाज विकास कैसे करे। इस लगातार इस चर्चा हो रही है, और मैं चाहूंगा कि आगे हम सब योगाहार कार्यक्रम में भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु पर जो अनुभवी हैं वो अपना मार्गदर्शन देंगे, उस पर विचार करेंगे, और धरातल पे एक्शन, जैसा आदरणीय पवन जी कहते हैं कि अपन को एक्शन में कैसे लाना है, तो हमारा पीयर एक्शन में हम लाएंगे। अब मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करूंगा, अगर वो संभव है उनका कुछ सुझाव मार्गदर्शन दे पाना, क्योंकि वो एक शादी में है, तो उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। शायद उनका संभव नहीं है, तो मैं आदरणीय हीरालाल जी कुशवाहा जी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए इस सदन में उपस्थित सभी महान भावों को बहुत बहुत वंदन। जिस दिन क्या किसी भी दिन या प्रतिदिन रोज इस तरह की सार्थक चर्चा, सार्थक विचार, सार्थक सुझाव इस सदन में आते हैं, तो प्रतिदिन हमको लगता है एक रोज इतिहास बनता है। प्रतिदिन किसी संस्थान में, किसी संगठन में, किसी प्रतिष्ठान में, किसी योगाहारी कक्षा में कभी कभार इतिहास बनते होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस योगाहारी कक्षा में प्रतिदिन इतिहास बनता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी विशेष व्यवस्था के तहत। और मैं तो नमन करता हूँ, ये वैसे भी इस योग कक्षा में गुणग्राहक ही रहा हूँ, और मेरा हृदय बहुत गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो गुणग्राहक के हिसाब से कहें कि जो संचालक मंडल है, चाहे रंजना जी हो, आदरणीय मुन्नीलाल जी हो, या आदरणीय पवन सर हो, मुकेश जी, जितने भी नाम लिए जाएं,
किशोर दुबे जी से लेके भारत जितने 15-25 नाम, ये सभी लोग इतना गहरा चिंतन करते हैं, इतना गहरा सोचते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, जो भी हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमारे समाज के, देश के ज्वलंत प्रश्न हैं, कैसे हम देश को आगे ले जाएं, कैसे विकसित करें, कैसे अपने किसानों की उन्नति करें, कैसे उनकी जो परेशानियां हैं, हैरानियां हैं, उनको दूर कर पाएं। इन सभी विषयों पर चिंतन करना, वो चिंतन मनन करने के बाद उनको कार्यान्वित करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सच्ची देश सेवा है। आज भी जो चर्चा, जो विषय रखा, इतना अद्भुत था। ये हमारी अधोसंरचना विकास से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन के जो मूल संरचना है, जो मूल विकास है, जिससे हम नीचे से ऊपर की ओर जा सकते, धीरे धीरे करके, हल्के हल्के रूपों में, जो हमारी संकल्पना है, गोबर की मूर्ति बनाने से लेके, अगरबत्ती बनाने से लेके, या अन्य चीजों में जो लोग लगे हुए पहले से, उनको जोड़ना है, मार्केटिंग, पैकेजिंग और बाजार से प्रतिस्पर्धा, विभिन्न जो चीजें आ रही हैं, ये अद्भुत है और वाकई में इनमें काम भी हो रहा है। और जब कोई काम कर रहा है, खास तौर से हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, उससे दूसरी बहनों को प्रेरणा मिल रही है और वो आगे बढ़ भी रही हैं, काम हो रहा है और दिख भी रहा है। और मैं इसमें और ज़्यादा ना कहते हुए, मेरे यही भाव है, यही विचार हैं कि इस तरह से काम इसमें लगातार चलते रहें, ताकि देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए हम किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे पाएं। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय हेलाल जी। चूंकि आप सर आपके ही हाथ में था, परंतु अब आपको चूंकि ड्यूटी जाना पड़ता है, बहुत काम है आपके, इसलिए ये अवसर आपका आपने हमें दिया बोलने का। आपको बहुत बहुत शादवाद। आज आपको ही संचालन करना था, लेकिन समय का अभाव था, आपके पास जिम्मेदारियां थी, जिसका मैंने आपके दायित्व का पालन किया, आपका सहयोग किया। रंजना जी तक आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि अब हमारा समय हो गया है, अब हम आभार की ओर बढ़ेंगे। अनम्यूट कर लें अगर रंजना जी आप लाइन में हैं, नेटवर्क में हैं। और आज हमारे बीच में उमा नामदेव उपस्थित है, अपना परिचय देने का कष्ट करें। आज हमारे नए सदस्य के रूप में हमें आपका उपस्थिति दिख रही है, तो अनम्यूट करके आप अपना परिचय प्रदान करने का कष्ट करें। आपका स्वागत है योगाहार कार्यक्रम में। हमारे योगाहार कार्यक्रम में जो नए सदस्य आते हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनके मन की बात सुनते हैं, उनके विचार लेते हैं, उनके सुझाव लेते हैं। चलिए, शायद आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं या आवाज नहीं पहुंच रही होगी। अब मैं समापन की ओर चलूं, सदन की इजाजत है। अगर किसी का कोई सुझाव अगर शेष रह गया है तो अभी 2 मिनट हैं। मैं अब आदरणीय भूपेंद्र दास शास्त्री जी को मैंने आवाज लगाई थी, और भगवान दास जी कुशवाहा जी के स्वस्थ होने की पूर्ण कामना के साथ अब मैं कल्पना खोटले जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आदरणीय वैशाली विनायक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आदरणीय गणपत लाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रंजना किनीकर जी महाराष्ट्र से, आदरणीय अनिल राय जी गाजीपुर से, आदरणीय आशा रावत जी उत्तराखंड से, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी मध्य प्रदेश से, आदरणीय परेश सिंह जी मध्य प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से, आदरणीय गणपत लाल जी राजस्थान से, आदरणीय हेलाल जी मध्य प्रदेश से, आदरणीय कल्पना कुडले जी मध्य प्रदेश से, आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी दिल्ली से, आदरणीय कृष्ण कुमार जी झारखंड से, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से, आदरणीय नीलम गुप्ता जी
लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय ओमकार जी झारखंड से, आज के जो हमारे युवाचार्य जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय नीलम गुप्ता जी और आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, आदरणीय तुलाराम जी नर्मदापुरम से, आदरणीय उमा नामदेव जी मध्य प्रदेश से, आदरणीय वैशाली विनायक जी महाराष्ट्र से और आदरणीय युगहर रिकॉर्डिंग के भाई उत्तराखंड से, सभी उपस्थित भाई बहनों का हम सादर आभार ज्ञापित करते हैं और अपने अपने विचार मन में कोई समाज का उत्थान कैसे हो, जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर दिख रही हैं आपको, उस समस्याओं का समाधान भी अगर आपके मन में है तो युगहर कार्यक्रम में प्रदान करें और शेयर करें ताकि हम सब उस पर विचार कर सकें, सोच सकें। धन्यवाद। आज की युगहर कार्यक्रम तो यही जी रंजना जी का अनम्यूट हुई हैं तो वो आमंत्रित हैं, 2 शब्द वो भी कह दें और फिर आज का हम समापन करते हैं। जी रंजना जी, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी, आप नेटवर्क में नहीं है। और सुबह 5:30 बजे हम सब मिलते हैं और अन्य साथियों को भी हम सब जोड़ने का काम करें। नीलम जी से निवेदन है कि आप रोज इसी लिंक से जुड़ जाया करें, यही लिंक रहती है रोज। और जो हमारी आदरणीय मिथिलेश सिंह जी कह रही थी कि महीनों को काम रहता है, काम करते रहें। जो अभी सभी का देख रहे हैं आप, सबका वीडियो बंद है, वीडियो बंद करके ऑडियो में आपके पास आवाज आती रहेगी। किचन में आप मोबाइल रखे रहें, आप जो भी काम करती रहें, रोटी बनाती रहें, सब्जी बनाती रहें, कुछ भी करती रहें, चाय बनाएं, नाश्ता बनाएं और सुनते रहें। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो अपन अनम्यूट करके वो बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। सभी को सादर प्रणाम। और सुबह 5:30 बजे लिंक के साथ मिलिए और अपने लोगों को भी शेयर करिए यह लिंक, ताकि जो है अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके। आज मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा आप नहीं चाहते हैं, क्या है अपन ने पूछा तो है नहीं कि आपका आज का क्या रूल है, क्या कार्यक्रम है, और सीधा कह दिया ना, तो ये तो कोई बात नहीं है, वो तो चलता रहता है। सब पता है कि आप व्यस्त चुकी रहते ही हैं। जी जी, जिम्मेवार दायित्वों का आप निर्वहन कर रहे हैं और दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ घर का भी जो दायित्व है और घर का जो एक्शन और रिएक्शन है ना, उसके बगैर आप हिल भी नहीं सकते ना। हिलते हैं तो वो बाबूजी बताते हैं कि क्या हाल होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप में वो ऐसी स्थिति बने। कहा है भैया, हम ऐसे बुराई फंसे, हम बताइए पापड़ फैला रहे हम छत में, आलू के चिप्स होती ना, चिप्स बनती जो आलू की, रात भर पहले छीली, आलू छीले किसे, सवेरे भगत आए, उन्होंने कह दी थी कि 8 के पहले आ जाइयो, धूप निकलने के पहले डालने हैं जी, और जो है हमारा काम और को बताइयो। हम ऐसे बुरे फंसे कि परिवार हम पे हंसे। और को बताइयो ना, जब बात हमने आप अपने आगे बता दे कि समारे रहे अपने मुदी रहे हमारे। हमको उसे ना कहें कि आज भाभी जी ने जो है आपको चिप्स बनावे के लाने, सुखावे के लाने और छत पे डालने के लाने आदेश करो, तो सुबह भगत कर रहे, डांस कर रहे, जब हमको उसे ना कहें तो वो ये कही कि आप हाँ कोई चर्चा नहीं करने जा। बहन जी भी दिखाने लगी, रंजना बहन जी दिख रही है, रंजना बहन जी प्रकट हो गई, हंस भी रहे। बहन जी आपने तो नहीं सुना? अरे वही को ना बताने का, हमने तो पहले ही सुन लिया आपके मुंह से। नहीं बहन जी, हमने कुछ नहीं सुना। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुन तो लो तो ना, क्या है इनकी दशा हमने देखी, जब इनके घर करने की बात नहीं मानी तो इनमें इतने डंडा पड़े। एक दिन हम इनके यहाँ पहुंचे धोखे से, सामने ही हम पहुंचे, उनको पता क्यों आ गए, और जब इनकी कुटाई हो रही थी धोखे से हम पहुंच गए, इनने भैया हाथ जोड़े, हमारे बोले कई जो रखो उसे, नहीं तो हमारी सब बेइज्जती हो जाए। हमने नहीं कही को उसे, वैसे कोई सुन नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। तो दूसरी पोल भी खोल ली आपने। अरे बात ढकी ना दे दे, कम से ठुकाई वाली। ये शर्म, ये उसकी बात नहीं है, पिटाई की नहीं, ये तो बोले शान की बात है। आप शान से बोलो कि हम सहयोग से काम करते हैं घर में,
हम अपने घर में सहयोग देते हैं, तो आपके लिए तो ये तारीफ है, हम तो आपकी प्रशंसा करेंगे। बहन जी ये कह रही कि आप तो और बताओ, और भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। भाई पीएचडी करे, और बहन जी पीएचडी करे हैं और वरिष्ठ है, वे जानते कि जब इनने एक बार मुन्नीलाल जी ने देख लिया तो ये कई बार पूछते होंगे, और भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपका हमें भरोसा था कि आप ये विषय नहीं बताओगे किसी को, आपने भरोसा तोड़ दिया हमारा जो है, कम से कम ठुकाई वाला छुपा रहा थे। ये प्रकृति का नियम है कि जो बात हम बताने के लिए मना करते हैं ना, वही बात ज्यादा फैलती है। इसलिए बोलना ही नहीं चाहिए कि हम किसी को नहीं बताना, वो तो ज्यादा फैलती है क्योंकि वो हर दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे तुम किसी को मत बताना, मैंने तुमको बता दिया, अब तो फिर वो तीसरा बोलेगा। अब आपने तो स्वयं भी अपनी बात फैला दी, और बड़ी खुशी की बात है, हमको तो बड़ी आनंद आ रही है कि आप अभी चिप्स फैला रहे हैं। अब चिप्स खाने भी आना पड़ेगा। तो तोड़ा है, वैसे भाभी जी ने कहा कि चिप्स